उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार की, जहां कोरोना महामारी के बीच महाकुंभ चल रहा है। हालांकि तीनों अखाड़ों की तरफ से कुंभ को समापन करने के लिए भी कहा गया था। बैरागी साधु संतों ने 27 अप्रैल को शाही स्नान करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से कुंभ नगरी हरिद्वार नहीं आने की अपील भी की है। निर्मोही अनि अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि वैष्णव अखाड़ा के साधु संत 27 अप्रैल को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शाही स्नान करेंगे, पर हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वो कुंभ नगरी हरिद्वार नहीं आए और जो जहां है वो वहीं पर स्नान कर ले। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। तो अगला शाही स्नान 27 अप्रैल को होना है, लेकिन इन सब के बीच संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार हरिद्वार में फैलती जा रही है, जिसे देखते हुए श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं साधु संत खुद कि जो जहां पर है वहीं स्नान करें और इस बार के महाकुंभ में अब श्रद्धालु ना पहुंचें। अगला शाही स्नान 27 अप्रैल को होगा। साधु संतों का कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए, कोविड नियमों को ध्यान में रखते हुए अगला शाही स्नान वो करेंगे। निर्मोही अनि अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि वैष्णव अखाड़े के साधु संत 27 अप्रैल को कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए शाही स्नान करेंगे, पर हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वो कुंभ नगरी हरिद्वार नहीं आए और जो जहां है वहीं पर ही स्नान करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये निर्णय कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया। ये आदि समय से ही वो हमारा आखिरी स्नान नहीं करते हैं। आखिरी स्नान वैष्णव संत ही करते हैं। तो आज मानो कोरोना है तो कोरोना है, लेकिन परंपरा तो ही रहेगी। कुंभ भी हुआ, सब हुआ, तो आखिरी स्नान वो कभी नहीं करते हैं। आज वो कोरोना का बहाना बना रहे हैं, जो कि ये नहीं करना चाहिए था कि वो पब्लिसिटी गेन करने की, लेकिन हम कोरोना की वजह से सन्यासियों ने कभी भी आखिरी स्नान नहीं किया। अवधेशानंद भी यही बात बोले कि आखिरी स्नान वैष्णवों का है, हमारा तो है नहीं, वैष्णव संत करेंगे। तो उसमें कौन सी कोरोना आ गया? ये ऐसा है कि अगर कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है तो जो है हरिद्वार जो है कम से कम लोग आवे, जिससे कि लोगों का जो है जान बचे। और साथों साथ यहाँ वैष्णव साधु संत जो है जो आए हुए हैं, अभी 27 को स्नान होना है और उनके साथ में उदासी जो हमारे वैष्णव साधु संत हैं वो भी जो है शाही स्नान करेंगे। ये आदि तो हल्द्वानी में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन खत्म होने पर अब कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर होने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलुट्रिया ने सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार हालत पर काबू पाने में पहले से भी नाकाम है और मरीजों को दवाइयां और इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, जिसका कोई फायदा होता नहीं दिख रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि इस सरकार में हमें कोरोना से निजात भी मिल सकेगी। देखिए, जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं और सरकार को यह नहीं पता है कि इस कोरोना से बीमारी से हमें किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से लड़ना है। हमारे अस्पतालों में व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह चरमरा गई हैं। नंबर ऑफ केसेस और पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हमारे अस्पतालों में इंतजामात नहीं है। सरकार की कमी रही है इसमें, बावजूद इसके उनको इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो सरकार पूरी तरह विफल रही है। एक तरफ कुंभ चल रहा है और दूसरी तरफ आप नाइट कर्फ्यू, क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इससे साफ पता चलता है कि इनका मानसिक दिवालियापन हो चुका है और ऐसी सरकार में कि हम उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें कोरोना से निजात मिल पाएगी। तो जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिले के श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने अस्पताल की वार्ड का समुचित निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाने की लोगों से उन्होंने अपील की है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अस्पतालों का जायजा लिया गया है और इस दौरान उन्होंने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिले के श्रीनगर बेस अस्पताल में कोरोना संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए सभी तैयारियों का जायजा लिया है। उन्होंने अस्पताल की वार्ड का समुचित निरीक्षण करते हुए डॉक्टरों से व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली और उन्होंने लोगों से ये भी अपील की कि अगर कोरोना को हराना है तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल जरूर रखें।
में बेस अस्पताल में मैंने आज निरीक्षण किया है। कोविड की तैयारी को लेकर आज निरीक्षण करना है। हमारा जो श्रीनगर बेस अस्पताल है ये कोविड के पर्पज से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे 200 बेड की व्यवस्था वर्तमान में उपलब्ध है और यहाँ पे 30 ICU बेड्स इन्होंने चयनित कर रखा है। वर्तमान में कुछ कार्य वहाँ पे चल रहा है। मैंने ठेकेदार से बात किया है और उनसे कहा है कि 15 दिन के अंदर आप समस्त कार्य पूर्ण करके हमको हस्तगत करा दीजिए ताकि हमारा 200 बेड की जो पूर्ण व्यवस्था है हम उसको संचालित कर सकें। तो अगली खबर रानीपुर से है, जहां रविवार को राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया था और इस दौरान सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को छूट भी दी थी, जिसका फायदा उठाकर शराब ठेकेदारों ने जमकर शराब बेचनी भी शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलते ही SDM ने शराब की दुकानों को बंद करवा दिया, जिसके बाद शराब ठेकेदारों ने तो हद ही कर दी। रात के अंधेरों में शराब की दुकानों को दोबारा से खोल लिया गया और दोगुने रेट पर शराब भी बेची गई। इस मामले में हरिद्वार SDM ने कहा है कि हमें शराब से जुड़ी शिकायत मिलने पर कई शराब की दुकानों को बंद करवाया है। एक्साइज डिपार्टमेंट और स्थानीय थानों को अवगत भी करा दिया गया है और कोई भी आगे से ब्लैक में शराब बेचता या फिर शराब की दुकानें खोलता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो लॉकडाउन के दिन शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके शराब कारोबारियों ने दोगुने रेट पर जमकर कारोबार किया है। SDM के दुकान बंद कराने के बाद भी दोबारा से कारोबारियों ने दुकान को खोली और दोगुने रेट पर शराब को बेचा भी गया। कोविड-19 की शराब ठेकेदारों ने जमकर धज्जियां उड़ाई है। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड में संपूर्ण लॉकडाउन था। रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन के बावजूद शराब कारोबारियों ने जमकर कारोबार भी किया है और इस मामले में हरिद्वार SDM ने कहा है कि हमें शराब से जुड़ी कई शिकायतें मिली थी, जिसके बाद सभी दुकानों को बंद करा दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट और स्थानीय थानों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अगर आगे कोई भी इस तरीके से ब्लैक में शराब बेचता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कल राउंड में था तो मुझे भी 2-4 दुकानें जो थी मेरे द्वारा तो उनको बंद कराई गई है और इस संबंध में मेरी एक्साइज वालों से भी बात हुई तो उनका भी कहना ये है कि हमको इस संबंध में कोई डायरेक्शन नहीं मिले हैं। तो मैंने उनको यही बताया है कि आप इस संबंध में डायरेक्शन ले लें, क्योंकि वो आवश्यक सेवा में तो है नहीं और अगर खोलने के कोई आदेश हैं या तो आदेश मंगाइए या कोई स्पष्ट डायरेक्शन मंगाइए। तो इस संबंध में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है और मेरी कल भी बात हुई थी एक्साइज वालों से और अभी भी बात हुई है। इसकी भी मुझे सूचना मिली थी, आप ही के माध्यम से मिली थी और मैंने संबंधित जो इंस्पेक्टर हैं रानीपुर कोतवाली के उनको मैंने फोन करके बता दिया था और उनसे मैंने वेरीफाई भी किया। उनका कहना ही ये है कि जब पुलिस वहाँ गई तो वहाँ पे हमको कोई भी व्यक्ति शराब बेचता हुआ नहीं पाया गया। खबर सीतापुर की गणेश विहार कॉलोनी से है, जहां एक प्लेवे स्कूल संचालित करके कोविड-19 की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें राज्य सरकार की तरफ से 30 अप्रैल तक हाई स्कूल तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। आज सुबह गणेश विहार कॉलोनी में एक प्ले स्कूल चल रहा था। स्कूल में 45 से लेकर 50 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, जिसके बाद कुछ बच्चों को स्कूल संचालकों ने मीडिया कर्मी के पहुंचते ही भगा दिया। देश में इतने भयंकर रूप से कोरोना महामारी फैल रहा है, पर ये स्कूल पैसे कमाने के लालच में छोटे छोटे बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। प्ले स्कूल उत्तराखंड के सीतापुर में चलता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी स्कूलों को बंद कराया गया, लेकिन फिर भी सीतापुर में एक प्ले स्कूल को खुला देखा गया, जिसके बाद कार्रवाई भी की गई। हालांकि मीडिया कर्मी के पहुंचते ही प्ले स्कूल के जो संचालक थे उन्होंने बच्चों को वहां से निकाल दिया। 30 अप्रैल तक राज्य की सभी स्कूलें बंद हैं, लेकिन बावजूद इसके प्ले स्कूल में बच्चों को बढ़ाया जा रहा है। तो पहाड़ों की रानी मसूरी में इन दिनों सन्नाटा पसरा हुआ है और इस साल भी पर्यटक सीजन पर कोरोना संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसको लेकर मसूरी के व्यापारियों में भय का भी माहौल बन गया है। इसी तरह कोरोना के केस बढ़ते रहे तो इस साल भी यहां के व्यापारियों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। बता दें, सीजन की तैयारियों में लगे व्यापारियों को एक बार फिर मायूसी ही हाथ लगी है। पर्यटन और धार्मिक क्षेत्र उत्तराखंड में आज पर्यटकों की आमद कम होने लगी है, जिससे यहां पर व्यापार के साथ साथ रोजगार का भी संकट पैदा हो गया है।
है। यहाँ के व्यापारी और आम आदमी आज असमंजस की स्थिति में है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोरोना की जांच आवश्यक कर दी गई है और प्रदेश की सीमा पर कोरोना जांच के लिए लोगों की लंबी लाइनें भी लगी है। इसके कारण आधे से अधिक पर्यटक वहीं से वापस अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। तो आर्थिक संकट से जूझ रहा है उत्तराखंड का व्यापारी। आपको बता दें कि उत्तराखंड एक पर्यटक पूरा इलाका है, लेकिन संक्रमण की वजह से इस बार भी कम तादाद में ही पर्यटक आ रहे हैं। और हालांकि जो भी पर्यटक उत्तराखंड पहुंच रहे हैं या जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उन्हें बॉर्डर पर ही उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से लंबी लाइनें हैं, लंबी कतारें हैं और इससे तंग आकर पर्यटक बिना उत्तराखंड घूमे ही अपने घर वापस जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं उत्तराखंड के व्यापारियों पर रोजगार की संकट भी पैदा होने लगी है। मसूरी में या पूरे उत्तराखंड प्रदेश में, जो कि पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पर्यटकों की भारी कमी आई है। खासकर जब इस समय हमारा पर्यटन सीजन बिल्कुल पीक पे होता था, चाहे वो चार धाम की यात्रा हो, हेमकुंड साहिब की यात्रा हो या मसूरी की यात्रा हो, हिल स्टेशन की तरफ टूरिस्टों का प्रबल दौरा रहता था। और इससे सबसे बड़ा चुनौती जो आई है वो ये आर्थिकी पे आई है। चाहे वो व्यापारी हो, दुकानदार हो, होटेलियर हो, ढाबे वाला हो, एक मजदूर हो, रिक्शा चालक हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसका रोज़गार सीधा का सीधा पर्यटन पे निर्भर है। और इस बार ऐसा लग रहा है कि दूसरी वेव जो है पहली वेव से मजबूत है और इसका प्रभाव जो है हर वर्ग के आदमी पे पड़ रहा है। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ, जैसे हमारा सीज़न शुरू होने वाला था तभी कोरोना काल आ गया था, जिससे हमें आर्थिक स्थिति का बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ी और हमारे कर्मचारियों का वेतन भी नहीं निकल पाया हमसे। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। अब सीज़न का टाइम आया है तो जो है पर्यटकों का आना भी बंद हो गया है, क्योंकि 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट आनी ज़रूरी है। इसलिए हर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान गाड़ी रोकी जा रही है, जिससे कोई पर्यटक मसूरी आने को तैयार नहीं है। इससे हम आर्थिक जो है हानि बहुत ज़्यादा हो रही है। हम चाहते हैं सरकार से, हमने पर्यटक मंत्री से मांग की है कि हमारे जो है जो किस्तें हमें जमा करनी थी उनमें हमें छूट दी जाए, 2 या 3 महीने का हमें अतिरिक्त समय दिया जाए, जिससे हम अपना आर्थिक हानि को बर्दाश्त कर सकें। तो रामनगर रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय पीपी मोड़ में एक बार फिर से लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर दिन प्रतिदिन लापरवाही के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के विरोध में कांग्रेस नेता संजय नेगी दर्जनों युवाओं के साथ अस्पताल पहुंचे और 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को सही तरीके से देख नहीं रहा, जिसकी वजह से मरीज परेशान हो रहे हैं। कांग्रेस नेता संजय नेगी का कहना है कि मरीजों के साथ लापरवाही के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कुछ दिन से ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज परेशान होकर घर वापस लौट रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अस्पताल में जल्द ही सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई तो वो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। तो एक बार फिर से अस्पताल से लापरवाही का मामला सामने आया। हालांकि इस बार कांग्रेस नेता ने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि कुछ दिन से ओपीडी बंद होने की वजह से मरीज परेशान होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। सही व्यवस्थाएं अस्पताल में नहीं की गई, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के विरोध में ही कांग्रेस नेता संजय नेगी ने तकरीबन 12 युवाओं के साथ वो अस्पताल पहुंचे और उन्होंने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अस्पताल प्रशासन मरीजों को सही तरीके से नहीं देखता है, मरीजों का सही तरीके से इलाज नहीं करता है, जिसकी वजह से ही मरीज यहां परेशान होते हैं। कांग्रेस नेता संजय नेगी का कहना है कि मरीजों के साथ लापरवाही के मामले अक्सर इस अस्पताल से सामने आते रहते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि अगर आगे भी इस तरीके की परेशानी मरीजों के साथ देखी गई तो वो आने वाले समय में मरीजों के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। देखिए, जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में पांव पसार चुकी है और हालत बद से बदतर हो चुके हैं, वहीं रामनगर का अस्पताल प्रशासन जो है मरीजों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। उन्होंने एडमिट नहीं किया जा रहा है। मेरे सामने ही 2-3 केस मैंने अभी कुछ दिन पहले देखे। एक गर्भवती महिला यहाँ नैनी डांडा से यहाँ पर आई थी और वो यहाँ पे फर्श पर तड़पती रही, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। उससे कहा गया कि पहले आप जो है अपना कोरोना टेस्ट करा के लाएं, उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिट करवाया जाएगा। देखिए,
तो देश भर में तेजी से फैल रही कोरोना की दूसरी लहर के बीच मां बाल सुंदरी देवी का डोला मध्यरात्रि में चैत्री मंदिर के लिए शोभा यात्रा के साथ रवाना हो जाएगा। दोपहर 2 बजे भगवती बाल सुंदरी को पंजा मनोज अग्निहोत्री के आवास पर सार्वजनिक दर्शनों के लिए फूलों एवं पारंपरिक वस्त्रों में सजाकर रख दिया गया है, जिसके बाद रात 12 बजे पंजा वंश गोपाल प्रमुख पंजा कृष्ण गोपाल अग्निहोत्री की देखरेख में विधि विधान के साथ हवन पूजन होगा। इसके बाद मध्यरात्रि यानी कि 2:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच माता की डोली चैती मंदिर के लिए रवाना हो जाएगी, जहां देवी मां बाल सुंदरी सुबह 4 बजे आरती स्वीकार भी करेंगी। तो चमोली के पिंडर घाटी में बैसाखी मेलों के हंसकोटी और कौब गांव में आयोजित परंपरागत मेलों में साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू बेअसर दिखा है। आपको बता दें कि लोग कोरोना से बेखौफ होकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना के लिए मेले में शामिल हुए। हंसकोटी मलयान मेले में इस बार युवा मलयान देवता की झांकी भी सजाई गई और ढोल दमाऊ की थाप पर जवान मलयान देवता के पशवा ने भूमयाल देवता और कालिंका माई के निशानों के साथ नृत्य कर मेले में आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया। श्रद्धालुओं ने देव डोलियों और निशानों पर अक्षत और फूल बरसाकर मनौतियां मांगी। कौब मेले में भी लाठू भूमयाल देवता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की काफी तादाद देखने को मिली। बैसाखी के पर्व से पिंडर घाटी में शुरू हुए मेलों का आयोजन रविवार को आयोजित मेलों के बाद अब अंतिम मेला बैसाख पूर्णिमा को कलसारी के भटियाड़ा गांव में आयोजित किया जाएगा। तो लॉकडाउन का असर इस मेले में देखने को नहीं मिला है। हर साल की तरह रीति रिवाज के साथ मेले में लोग काफी तादाद में पहुंचे और पूजा अर्चना भी की गई। परंपरागत तरीके से हर साल की तरह इस बार भी मेला लगाया गया। कौब मेले में भी लाटू भूमयाल देवता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बैसाखी के पर्व से पिंडर घाटी में शुरू हुए इस मेले का आयोजन रविवार को आयोजित हुआ और जिसके बाद मेले में अब अंतिम मेला है, अब वो बैसाख पूर्णिमा को कुलसारी के भटियाड़ा गांव में आयोजित किया जाएगा। हमारे वहाँ के मेलों में सेम मतलब मंदिर में मेले होते हैं तो हम सारे लोग जो जाना चाहते हैं भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो प्रॉपर मंदिर में जाके दर्शन करते हैं, उसके बाद मेले में घूमते हैं। लेकिन हम यहाँ आके देख रहे हैं कि जो नहीं भी जा सकता है मंदिर और वो तो भगवान जी को मतलब घर घर ऐसे ले जाया छत्र ऐसे वो ला रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जो मंदिर नहीं जा सकता उसके लिए घर घर ऐसे भगवान लाए जा रहे हैं, उनके दर्शन करने का मौका मिल रहा है। तो रुड़की के मेहवड़ कला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने के बाद दलित संगठनों में काफी रोष देखने को मिला है। इस मामले को लेकर झबरेड़ा से भाजपा विधायक देशराज कंडवाल दर्जनों ग्रामीणों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल के आवास पर पहुंचे और उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा विधायक ने सरकार को भेजे गए ज्ञापन में हरिद्वार जिले में लगातार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित कराने के मामलों की जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इतना ही नहीं, जिले की भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएं। बता दें कि बिस्मातानी गांव में 25 नवंबर 2020 को भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था, जिसका मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उस समय पुलिस प्रशासन और अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर इसका खुलासा कर आरोपियों को जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो अगली खबर रुड़की से है, जहां लंबे समय के इंतजार के बाद मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन तक का सड़क निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि विधायक प्रदीप बत्रा ने फीता काटकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया। उन्होंने कहा है कि रेलवे स्टेशन तक सड़क निर्माण शुरू होने से क्षेत्रों के लोगों का यात्रा करना आसान हो जाएगा। इस सड़क के निर्माण कार्य में 1 करोड़ 36 लाख की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्षेत्र के
लोग लंबे समय से सड़क बनाए जाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क पर बरसात के पानी जमा होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब सड़क कार्य निर्माण शुरू हो चुका है तो आने वाले समय में लोगों को इस परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। एक करोड़ 36 लाख की लागत में ये इस सड़क का निर्माण होना है, जिसका फीता काटकर शुभारंभ भी आज कर दिया गया है। उत्तराखंड के रुड़की की ये खबर है। विकास में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री से हमने जो घोषणाएं कराई थी वो सारे काम धरातल पर है, सारे काम पूरे हो रहे हैं। आज हमने मालवीय चौक से लेकर गणेश चौक और गणेश चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक की सड़क का उद्घाटन किया है, जिसकी काफ़ी जर्जर हालत थी और काफ़ी ट्रैफिक वहाँ पर है, आवाजाही बहुत है उस सड़क पर। तो ये तारकोल सड़क बनाई जाएगी, इसमें पानी की निकासी का ध्यान रखा जाएगा, मेटल रोड बनेगी और आसपास की जो सड़कें हैं, लिंक रोड है, उनको भी बनाया जाएगा। अभी ये बोर्ड क्लब में सिविल लाइन में रोड बनी है, जो 4 करोड़ का काम हुआ है। अभी रामनगर में सड़कें बननी हैं 3-4 करोड़ से। रुड़की की कोई भी सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त रहेंगी और रुड़की शहर जो है ग्रीन क्लीन और स्मार्ट सिटी बनेगा। तो अगली खबर देहरादून से है, जहां पूर्व राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और क्लस्टर अध्यक्ष कल्पना बिष्ट का कहना है कि समूह से जुड़ी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सरकार कुछ ही महिलाओं को फायदा पहुंचा रही है। जो जरूरतमंद लोग हैं उन समूहों को सरकार से मिले कार्यों का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उनका ये भी कहना है कि समूह संगठन क्लस्टर बनते ही 8 महीने के अंदर स्टॉक अपखंड राशि मिलनी चाहिए। ये राशि समूह संगठन क्लस्टर की व्यवस्था में सहयोग करता है, लेकिन उनका कहना है कि विकासनगर में ये धन राशि चंद लोगों को ही बांट दिया जाता है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से भी कई बार की गई, लेकिन आज तक अधिकारियों ने हमारी शिकायत पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। आज इसी संबंध में एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय विकासनगर को भी दिया गया। हमने कई हमारे सवाल हैं जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से हैं, जिनको लगातार मैं कुछ महीनों से अधिकारियों को लिख रही हूँ। शासन प्रशासन को अपने तरीके से लिखा है मैंने, और परंतु बैठकों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। देखिए, हमारे फंड नहीं आ रहे, सबसे जो हमारी व्यवस्था का फंड है, स्टार्टअप फंड, वो नहीं आया। जब हमने आवाज़ उठाई तो हमारे कुछ समूह में, जो पुराने समूह हैं, 3 से लेकर 6 साल पुराने समूह, उनमें डाला गया। दूसरी चीज़, अभी जो राशन टेक होम राशन का काम है, जितने भी सरकारी गैर सरकारी काम है, ये हमारा कहना है कि अधिकारियों को क्या कुछ चुनी हुई औरतें ही नज़र आती हैं क्या? जी, इन्होंने अभी एक ज्ञापन दिया है कि ये महिला स्वयं सहायता समूह से हैं और इनके पास जो है, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका मतलब उनके तहत इन्हें कार्य नहीं मिल रहा है, तो उसका ज्ञापन इन्होंने अभी दिया है। तो इनका ज्ञापन हम जो है उच्च अधिकारियों तक इनको प्रेषित। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तम सिंह नगर से आत्महत्या की लाइव वीडियो सामने आई, जिसे देखकर आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला इसलिए समाप्त कर ली क्योंकि उसे अपने नवजात शिशु को नहीं देखने दिया जा रहा था और उसकी पत्नी नाराज होकर अपने मायके चली गई थी। व्यक्ति ने 17 मिनट की वीडियो में अपनी पत्नी को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने पुलिस को कहा है कि विक्रम का विवाह 1 साल पहले ही नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी की रहने वाली युवती ज्योति के साथ हुआ था, लेकिन कुछ अनबन होने के चलते उसकी गर्भवती पत्नी अपने मायके चली गई थी। बीते 6 अप्रैल को वो पिता भी बना, लेकिन अनबन के चलते उसको उसके नवजात बच्चे से मिलने के लिए नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ही वो मानसिक अवसाद में भी चला गया था। हमें भी सूचना मिली है, दौरान उपचार इसकी मृत्यु हुई है और इसके परिजनों द्वारा, इसका नाम विक्रम सिंह है उर्फ बिक्की नाम है इसका। पिता का नाम है दिनेश चंद्र, रहने वाला महेशपुरा का है, बाजपुर, उम्र 26 वर्ष है। तो इसके परिजनों द्वारा बताया कि इसने अपने व्यक्तिगत कारणों से फांसी लगाने की कोशिश की थी। तो उपचार के दौरान इसको जब लाया तो ये मृत अवस्था में यहाँ अस्पताल में लाए थे। हमें सूचना मिली है, फिलहाल अभी पंचायत में कार्रवाई की जा रही है। पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या है, कि फांसी लगाई है या अन्य कोई कारण है। तहरीर आने पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।